Hello student, welcome again in SGPS online classes. Today we discuss the chapter 2 Basic Accounting Terms part 2. First of all we discuss receipts. Receipts means the amount received or receivable from selling of assets, goods or services is called a receipts. Receipts may be either be capital receipts or revenue receipts. Receipts means the amount receive और receivable means जो अमाउंट अपने को मिल चुका है या मिलने वाला है वो रिसिप्ट्स कहलाता है. अब ये रिसिप्ट्स किसी से भी हो सकती है, चाहे सेलिंग ऑफ एसेट्स से हो या गुड्स और सर्विसेज को सेल करने से हो, ये रिसिप्ट्स कहलाएगी. अब इस रिसिप्ट्स को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस कैपिटल रिसिप्ट्स. Capital receipts, the amount received by the business entity from proprietor or partner as capital or money received by the way of issue of share capital, debentures or by raising loan is capital receipt. Similarly, the money received or receivable by the business entity by the sale of fixed assets like land, building, machinery, furniture, etc. is also called capital receipts. कैपिटल रिसिप्ट्स जो है वो एक तरह से नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, मतलब बार बार होने वाली नहीं होती है. इसमें वो पैसा जो ओनर इन्वेस्ट करता है वो भी कैपिटल रिसिप्ट्स माना जाता है. इसके अलावा अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप है तो उसमें पार्टनर जो कैपिटल लगा रहे हैं, और अगर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो शेयर इशू करने से जो पैसा आ रहा है या डिबेंचर इशू करने से जो पैसा आ रहा है वो कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाता है. इसके अलावा जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं वो हम जो सेल करते हैं उससे जो पैसा आ रहा है उसको भी अपन कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं. कैपिटल रिसिप्ट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट आइदर एज एन इंक्रीज द लायबिलिटी टर्म लाइक कैपिटल, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बैंक लोन etc. or by the way of reduction in value of fixed assets on the asset side. The capital receipts are non-recurring in nature. मीन्स ये रिसिप्ट जो होती है वो बार बार होने वाली नहीं होती है, और ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में हम इसको अलग अलग तरीके से शो करते हैं. जैसे बैंक लोन लिया है या शेयर कैपिटल है तो इस टाइप से ये शो की जाती है. अब दूसरी होती है इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स. कैपिटल रिसिप्ट्स के बाद आती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स. रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है वो हम समझते हैं. Revenue receipts refer to the amount received or receivable by the business entity on the recurring means regular basis from the operation of its business, like amount received from sale of goods or services, commission, rent, interest, dividend, royalty etc. जो भी रिसिप्ट्स अपने को रेगुलर बेस में मिल रही है और अपने बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू जो अपने को रिसिप्ट्स हो रही है, जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है जैसे सेल है या कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, ये हो गया, ये सारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाती है. अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू एंड क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, where the amount received from commission, interest, dividend, rent etc. credited to profit and loss account as the incidental to main business of the sales of goods. इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी सेल से कोई रिसिप्ट होती है तो उसको हम बाद में जब फाइनल अकाउंट सीखेंगे तो उसमें ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि जो सेल्स है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं और दूसरी जो हमारी अदर रिसिप्ट इनकम है वो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं. अब हम अगली टर्म जो समझने जा रहे हैं वो है एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर द एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज और एसेट्स कॉल्ड एन एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर का मतलब है वो पैसा जो हम या कोई लायबिलिटी जो जनरेट हो रही है, या तो कोई पैसा लग रहा है और अगर अपन ने उधार लिया है तो वहाँ पे लायबिलिटी जनरेट होगी. किसके लिए? फॉर एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज और एसेट्स, चाहे गुड्स हो, सर्विस हो या एसेट्स हो,
उसको अपन एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो एक्सपेंडिचर एक तरह से पेमेंट है जो हमने बेनिफिट रिसीव करने के लिए पे किया है। Thus, an expenditure is a payment for benefit received, like payment of rent, salary, purchase of goods, purchase of land, machinery, furniture, etc. are examples of expenditure. Broadly, expenditure are three types: capital expenditure, revenue expenditure and deferred revenue expenditure. इसको वापस अपन चार इसमें तीन कैटेगरी में जो है डिवाइड कर सकते हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनको अलग अलग अपन समझते हैं एक्सपेंडिचर को। फर्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। All those expenditure which are incurred by the organization for acquiring fixed assets are called capital expenditure. जो भी फिक्स एसेट खरीदने पे अपन जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो सारे एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, जिसमें एग्जांपल के लिए जैसे कंप्यूटर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये हमने जो एसेट्स खरीदी उस पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। द मनी स्पेंट ऑन bringing these assets like freight, carriage or money spent installation of plant and machinery is also capital expenditure. और इन एसेट्स को इंस्टॉल करने पे या फर्स्ट टाइम इसको स्टेबल करने पे भी जो खर्चा होता है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। सिमिलरली द अमाउंट स्पेंड फॉर इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स सो एज एनहेंस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन फ्यूचर आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। या प्रेजेंट कोई एसेट्स है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए फिक्स जो खर्चा होता है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाता है। द बेनिफिट ऑफ दिस एसेट्स अक्योर टू फर्म ओवर ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है बहुत सारे अकाउंटिंग पीरियड पे पड़ता है। द एसेट्स आर शोन इन बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। दीज एसेट्स आर रिटन ऑफ इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन ओवर ए पीरियड ऑफ देयर यूज ऑफ बिजनेस। जैसे जैसे अपन उसको यूज़ करेंगे तो उसका उसमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है इन एसेट्स पे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो भी जनरेट हो रहा है वो हमारे लिए एसेट्स होता है। फिर है सेकंड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर all those expenditure which are incurred in the firm during the accounting period and the benefit of which also enjoyed by the firm in the same accounting period are termed as revenue expenditure. ऐसा एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट अपने को विद इन अकाउंटिंग पीरियड उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, ETC। ये क्या रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होने वाले। जैसे मंथली सैलरी आपने पे की तो अगले महीने में आपको वापस से इसकी सैलरी पे करनी होगी। इसी टाइप से रेंट, जैसे इस महीने का पे किया तो नेक्स्ट मंथ में आपको वापस पे करना होगा। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है कहलाता है। ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड टू आइदर ट्रेडिंग अकाउंट और इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर दियर नेचर। ये जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का है वो और फाइनल अकाउंट जब हम समझेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन उसमें नेचर के अकॉर्डिंग, मतलब जो डायरेक्ट नेचर का है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में और इनडायरेक्ट नेचर का जो होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो ये सारा हमको बाद में जब फाइनल अकाउंट हम सीखेंगे, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जब फाइनल अकाउंट बनते हैं उसमें और सीखेंगे। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आल्सो टर्म एज एक्सपेंसेस। इनको हम एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो हमने ये दोनों समझे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, उसको भी हम साथ के साथ समझते हैं। Capital expenditure are incurred for the acquiring fixed assets like land, building, machinery, computer, etc. But the revenue expenditure are incurred for meeting the day-to-day operation of the business like purchase of goods, payment of wages, salary, rent, etc. मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो भी खर्चा हो रहा है उससे हम एसेट्स जो है वो जनरेट कर रहे हैं या एसेट्स खरीद रहे हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे हैं जो डे टू डे अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एक्सपेंसेस का पार्ट है। फिर दूसरी बात हम समझें किसका बेनिफिट, द बेनिफिट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर
कैन स्प्रेड ओवर द लॉन्ग पीरियड, मतलब इन कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है। जैसे हमने एक मशीन खरीदी तो वो कई साल तक काम आएगी। और रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर जो है वो पर्टिकुलर सेम अकाउंटिंग ईयर में ही मिलता है। जैसे हमने रेंट पे किया तो नेक्स्ट मंथ में अपने को रेंट वापस पे करना होता है। तो एक महीने का रेंट पे किया तो उसका बेनिफिट एक महीने के लिए ही मिलेगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है उनको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, और रेवेन्यू नेचर के ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में जैसा भी नेचर हो उसके अकॉर्डिंग शो किए जाते हैं। और इसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनका पर्पज़ है अपनी अर्निंग कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज़ करना, और रेवेन्यू नेचर का जो पर्पज़ होता है वो डे टू डे जो अपनी बिजनेस की मेंटेनेंस हैं उसके एक्सपेंसेस पे करना। तो ये इसमें डिफरेंस हुआ। अब इसमें थर्ड जो है वो और समझते हैं हम, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। If the benefit of revenue expenditure is likely to occur to firm over a period of several years, such revenue expenditure are termed as a deferred revenue expenditure. तो ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलेगा तो वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर बन जाते हैं डेफर्ड रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। जैसे एग्जांपल के लिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ money spent on advertisement for launching a new product in the market called advertisement development और advertise campaign expenses। ये जो एडवर्टाइजमेंट है नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए जो है उसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है। तो इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन वही अमाउंट अगर बढ़ा कर दिया जिसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलेगा तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाता है। और जैसे हम फाइनल अकाउंट जब सीखेंगे तो उसमें और अपने को ये सीखने को मिलेगा कि किस टाइप से इस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रीट करते हैं। तो अभी हमने जो डिफरेंस समझा था उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक पार्ट तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में शो होगा और बाकी का पार्ट बैलेंस शीट में जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है वो बैलेंस शीट में शो होगा। तो ये हुआ एक्सपेंडिचर। अब हम अगली बात करते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अभी जैसा हमने समझा था रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंडिचर है उनको हम एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, और ये डे टू डे जो हमारी एक्टिविटी है उसको मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। तो एक्सपेंसेस को हम और अलग से समझते हैं। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज और सेलिंग फॉर सेलिंग पर्पस, दस एक्सपेंसेस इंक्लूड। तो एक्सपेंसेस जो है वो किसी बिजनेस की जो गुड्स और सर्विस है उनको प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चा हो रहा है या उनको सेल करने के पर्पस से जो खर्चा हो रहा है वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसमें जो जो इंक्लूड होता है, एक तो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि जितना भी हमने खरीदा है उसको जो खरीदने पर खर्चा हुआ है, जो गुड्स हमने सेल किए उसका परचेज पार्ट या उसको परचेज करने के लिए जो भी हमने फ्रेट वगैरह पे किया वो सारी चीज़ें जोड़ के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है, वो एक्सपेंसेस कहलाता है। फिर है अमाउंट पेड फॉर जनरल बिजनेस एक्सपेंसेस सच सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी ईटीसी, ये भी एक्सपेंसेस माने जाते हैं। इसके अलावा है थर्ड डेप्रीशिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस इज आल्सो एन एक्सपेंसेस। डेप्रीशिएशन जो है वो किसी भी एसेट्स की जो वैल्यू डाउन होती है उसको हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं, और वो डेप्रीशिएशन भी एक्सपेंसेस माना जाता है। एन अमाउंट रिटर्न ऑफ आउट ऑफ द डेटर टुवर्ड्स द बैड्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स फॉर करंट ईयर आल्सो एन एक्सपेंसेस। और ऐसा अमाउंट जो हम डेटर से मांगते हैं जिनको हमने उधार बेचा है और उनसे पैसा जो वसूल नहीं हुआ है उसको बैड डेब्ट्स बोलते हैं। तो ये अमाउंट जो हमने राइट ऑफ किया टुवर्ड्स बैड डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये भी एक्सपेंसेस का पार्ट है। तो ये हुआ एक्सपेंसेस। अब हम समझते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इनकम। इनकम इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इनकम आर डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। रेवेन्यू जो है उससे इनकम जो है थोड़ा सा डिफर है, क्योंकि
इसमें जो है वो रेगुलर बेस पे जो हमें पैसा मिल रहा है वो सारा का सारा हमारी इनकम नहीं होता जब तक कि अपन उसमें एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर देते। तो रेवेन्यू क्या है, टोटल जो पैसा हमें रिसीव हो रहा है, जैसे अपने उसमें समझा ना भी, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये दोनों हम बनने समझे। तो एक्सपेंसेस में पैसा जा रहा है और रेवेन्यू में पैसा आ रहा है, लेकिन पूरा का पूरा जो रेवेन्यू है वो हमारे लिए इनकम नहीं होता। रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस जो उस पर खर्चा हुआ है उसको माइनस कर दें तो बचा हुआ पार्ट हमारे लिए इनकम कहलाता है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड रेवेन्यू। Similarly, cost of goods sold is called expenses. Thus, the surplus of revenue over the expenses is called income. तो शॉर्ट में हम इनकम को डिफाइन कर सकते हैं कि द सरप्लस रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। तो इनकम इज इक्वल टू क्या हो गया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब हम समझते हैं नेक्स्ट, प्रॉफिट। Profit, the excess of revenue over total expenses of business entity for accounting period is termed as profit। पूरे साल में जितनी भी रेवेन्यू हुई है उसमें से टोटल एक्सपेंसेस या कॉस्ट को माइनस कर दें तो वो प्रॉफिट आ जाता है। अब ये प्रॉफिट जो है दो फॉर्म में हो सकता है, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। द ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर्विस रेंडर इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। जो हमारी टोटल सेल है उसमें से हम उसकी कॉस्ट माइनस कर दें तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन ये जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा अपने लिए प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि दूसरे एक्सपेंसेस भी होते हैं जो इस पे चार्ज करना बाकी होते हैं, तो उनको चार्ज कर लें तो उसके बाद जो बच रहा है प्रॉफिट वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। तो नेट प्रॉफिट को हम समझते हैं, इफ ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंशियल and other non-operating expenses are deducted from the gross profit and other income, if are added it's called net profit। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में से दूसरे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग या फाइनेंशियल, उनको लेस कर दें और इसमें जो अदर इनकम है सेल के अलावा उसको ऐड कर दें तो नेट प्रॉफिट आता है। इट इज़ फाइनली एडेड टू कैपिटल ऑफ द ओनर, क्योंकि बिजनेस में जो पैसा लगाया वो कैपिटल ओनर ने लगाया है, तो एंड में नेट प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड द टोटल एक्सपेंसेस एक्सिस रेवेन्यू, इट इज़ नेट लॉस। अगर मान लो एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो ये नेट लॉस कहलाएगा और ये कैपिटल में से हम माइनस कर देते हैं। समझते हैं इससे अगली टर्म गेन। गेन क्या होता है वो हम समझते हैं। Gains are profit that arise from those transactions which are incidental to business. For example, profit earned on the sale of investment or sale of fixed assets. The profit in the nature of gain are irregular or non-recurring in nature. प्रॉफिट जो है वो रेगुलर बेस पे मिलता है। रेगुलर बेस पे हम जैसे सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, उससे कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करी तो इसमें प्रॉफिट आया, दूसरे एक्सपेंसेस लेस किए। लेकिन गेन क्या है, इंसिडेंटल, मतलब रेगुलर बेस पे होने वाला ट्रांजेक्शन नहीं है। तो गेन अराइज फ्रॉम द दो ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस, जो कभी कभी होने वाले हैं, रेगुलर बेस पे नहीं होते हैं। जैसे कोई एसेट सेल करी हमने, क्योंकि एसेट्स रेगुलर बेस पे सेल नहीं की जाती, यूज़ की जाती। जैसे किसी बिजनेस में फर्नीचर खरीदा, उसको 5 साल 6 साल 7 साल यूज़ किया और अब वो फर्नीचर काम नहीं आ रहा है या हमें रिनोवेट करना है तो हम पुराना फर्नीचर बेच रहे हैं, तो ये एक तरह से इसको बेचने से जो पैसा आएगा वो गेन कहलाएगा। तो गेन जो है वो अराइज होती है फिक्स एसेट्स या जो इंसिडेंटल बिजनेस के लिए हैं उनको सेल करने से जो पैसा आ रहा है वो गेन कहलाता है। तो इन शॉर्ट वी कैन डिफाइन गेन एज ए प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम दोज ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। ऐसा प्रॉफिट जो रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं, जो कभी कभार होने वाली है, नॉन रिकरिंग जो एक्टिविटीज़ है उससे आता है, वो प्रॉफिट गेन कहलाता है।
उसके बाद हम समझते हैं लॉस। Excess of expenses over revenue of a business entity for accounting period is termed as a loss. Excess of expenses over revenue यानी कि अपनी जो रेवेन्यू है, जो एक्सपेंसेस से अगर कम रहती है तो वो लॉस होता है। जैसे अभी हमने प्रॉफिट समझा था, प्रॉफिट में क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट का जस्ट अपोजिट है। तो इसमें क्या है, जो अपने एक्सपेंसेस हैं अगर अपनी रेवेन्यू से ज़्यादा है पर्टिकुलर किसी अकाउंटिंग पीरियड में, तो ये लॉस कहलाता है। द ओनर कैपिटल इज रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस। द टर्म ऑफ लॉस इज आल्सो यूज्ड इन अनदर कॉन्टेक्स्ट। इट रेफर टू सच एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस फॉर विच नो बेनिफिट इज रिसीव बाय द फर्म। एक तो ये भी हो गया कि भाई जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंसेस से कम है तो भी हमारे लिए लॉस है, और दूसरे सेंस में हम ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे बिजनेस को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है और एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो भी हमारे लिए लॉस हैं। जैसे लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, आग लग गई उससे कोई लॉस हो गया, या एक्सीडेंट हो गया उससे लॉस हो गया, या कोई चोरी चला गया उससे लॉस हो गया, तो ये भी लॉस का पार्ट है। तो दोनों टाइप से हम समझ सकते हैं। एक तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू for accounting period is termed as a loss, and such activities of the business for which no benefit is received by the firm is also known as loss, like loss by fire, loss by theft, loss by accident. अब हम समझते हैं नेक्स्ट, परचेज। बिजनेस में परचेज दोनों चीज़ें होती है। जैसे गुड्स, जैसे कोई भी कपड़े का बिजनेस कर रहा है और वो कपड़े खरीदता है तो वो उसके लिए गुड्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मान लो वो अपनी शॉप के लिए फर्नीचर खरीदता है, लेकिन फर्नीचर वो बेचने के पर्पज से नहीं खरीदेगा, तो यहाँ भी खरीदने में तो परचेज वर्ड ही आ रहा है कि भाई उसने फर्नीचर परचेज किया या उसने क्लॉथ परचेज किया। लेकिन बिजनेस में हम परचेज को केवल उसी के लिए यूज़ करेंगे जो हम वापस रीसेल के लिए खरीद रहे हैं। तो ऐसी गुड्स जो हम रीसेल के पर्पज से खरीद रहे हैं वो ही परचेजेस में आएगी, अदरवाइज उसको एसेट्स माना जाएगा। अगर जैसे अभी एग्जांपल में हमने फर्नीचर का लिया, तो हम इसको समझते हैं। द टर्म परचेजेस इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे गुड्स यहाँ पे बिजनेस में उसको बोलते हैं जो वापस रीसेल पर्पज से खरीदी। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो वो सेल करने के पर्पज से खरीदता है वो गुड्स कहलाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मान लो कोई जनरल स्टोर की शॉप जो है वो चलाता है, तो उसमें जितने भी आइटम जो बेचने के पर्पज से उसने रख रखे हैं वो गुड्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे परचेजेस जो है यूज हो रही है ओनली परचेज ऑफ गुड्स के लिए। गुड्स आर प्रोडक्ट विच अ फर्म डीलिंग और प्रोड्यूस फॉर सेल पर्पज। गुड्स उसको बोलते हैं जो फर्म खरीदती है या बनाती है या खरीदती है सेल पर्पज से, उसको गुड्स कहा जाता है। इन ट्रेडिंग कंसर्न गुड्स आर परचेज फॉर रीसेल, वाइल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रॉ मटेरियल आर परचेज एंड प्रोसेस फर्दर इनटू फिनिश्ड गुड्स फॉर रीसेल पर्पज। अब इसमें अपन एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं परचेज को। फॉर एग्जांपल, इफ अ डीलर ऑफ फर्नीचर परचेज फर्नीचर फॉर सेल पर्पज इट इज गुड्स। However, if the same dealer purchase motor vehicle for delivery purpose, it is not purchase of goods, rather it is purchase of an assets. If the goods are purchased for cash, it is called cash purchase, and but if it is purchased on credit basis, it called credit purchase. तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो हम रीसेल के पर्पज से जो भी खरीद रहे हैं वो हमारे लिए परचेजेज में आएगा, और अगर हम उसको यूज़ करने के लिए या बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए खरीद रहे हैं, सेलिंग पर्पज से नहीं खरीद रहे हैं, तो वो हमारे लिए एसेट्स होगी, उसको हम परचेजेस नहीं मानेंगे। फिर है नेक्स्ट, परचेज रिटर्न। जो गुड्स हमने खरीदी है, कभी कभी किसी कारण से उसको वापस रिटर्न करना पड़ता है, उसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। परचेज रिटर्न को हम समझते हैं। Goods purchased from the supplier may be returned due to manufacturing defect or due to difference in the specification
सो सच रिटर्न गुड्स आर नोन एज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न इज डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज टू फाइंड आउट नेट परचेज टू बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो परचेज रिटर्न में जो है जितनी भी परचेज है उसमें से परचेज रिटर्न को डिडक्ट कर दिया जाता है जब हम उसको ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं कि हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं आई, या डिफेक्टिव आ गया, या रास्ते में ख़राब हो गया, तो उसको हम रिटर्न करते हैं, उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। अब हम समझते हैं सेल्स। द टर्म is used for sell only those goods which are the firm is dealing, यानी कि फर्म जिसमें डील कर रही है, जिसका बिजनेस कर रही है फर्म, उसको बेचने से, उन गुड्स को बेचने से जो पैसा आ रहा है उसको हम सेल बोलेंगे। ब्रॉट और प्रोड्यूस और प्रोसेस फॉर रिसेल फॉर द टर्म सेल नेवर यूज फॉर सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स भी सेल की जाती है लेकिन उसके लिए सेल वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। However, it is include revenue generated from service rendered to customer. Thus, a shopkeeper selling electronics item is a sale, but he sell all furniture. It is not a sale. तो इसमें समझने की बात यह है कि जो हमने सेलिंग पर्पज से जो गुड्स खरीदी है उसको बेचने से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रही है उसको सेल्स बोला जाता है। और अगर किसी एसेट्स को हमने सेल तो किया है लेकिन उसको अकाउंटिंग में हम एज ए सेल ट्रीट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने समझा कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई सेल कर रहा है और वो अगर पुराना फर्नीचर बेचे तो उसको सेल नहीं कहा जा सकता है। एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू कंज्यूमर टू एरिया सेल ऑफ सर्विस, और ऐसे सर्विस भी उसी में काउंट होगी, वो सेल ऑफ सर्विस कहलाएगा। If goods are sold for cash, it is called cash sales, whereas goods sold to customer on credit basis is called credit sale. उधार जहाँ बेचा जाता है वो क्रेडिट सेल कहलाएगी, और जहाँ कैश में बेचा जाता है उसको कैश सेल्स बोलते हैं। लेकिन सेल वर्ड अपन केवल गुड सेल के लिए ही यूज करेंगे, एसेट सेल के लिए नहीं। अब इसमें है सेल्स रिटर्न। If goods sold to customer is returned by the buyer is called sales return or return inward. The goods may be returned by customer due to variation in size, specification और quality. जब हमने कस्टमर को सेल किया और उसको गुड्स अकॉर्डिंग टू साइज, स्पेसिफिकेशन या क्वालिटी नहीं मिली है तो अपना जो कस्टमर है वो अपने को वापस रिटर्न करेगा। तो अपने आउट ऑफ सेल जो गुड्स वापस रिटर्न होके आई है उसको हम सेल्स रिटर्न बोलेंगे। तो ये थी कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो हमने समझी। एक बार आप वापस इनको रिपीट करेंगे, और अभी भी कुछ जो रिमेनिंग बची है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजी जाएगी। थैंक यू।